तो बच्चों, आज हम बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 का ये चैप्टर है। छोटा सा लेसन है, काफ़ी अच्छा है। 9th में भी आपने बहुपद के बारे में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। होता क्या है बहुपद? ऐसा एक बीजीय व्यंजक होता है जिसकी घात हमेशा धनात्मक होती है और परिमेय संख्या होती है। इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा इस तरह का होगा a1x1 a2x2 इस तरह का कुछ बहुपद होता है। इसमें a0 a1 a2 ये सब बेटा रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और खास बात यहाँ ये जो a1 a0 a2 ये सब है ना बेटा, ये जीरो नहीं हो सकता। a1 a2 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब बहुपद की घात मैंने एक जगह लिखी है, वो भी आपने 9th में पढ़ी है, फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। बहुपद की घात जो सबसे ज्यादा पावर होती है, अधिकतम घात, अधिकतम घातांक ही किसकी अधिकतम घात? किसी चर की। ये सब चर है, ये x, x2, x3 ये सब क्या है? चर राशियां हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 4x की पावर 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, वट एवर कुछ भी। तो आपको बेटा जो सबसे ज्यादा पावर दिख रही है ना, यही बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात क्या है? यहाँ बहुपद की घात 4 है। इतना आपने सीख रखा है। हमें आज पढ़ना है बेटा बहुपद कक्षा 10 के लिए, जिसमें कि स्पेशली द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद क्या है इसके बारे में समझते हैं बेटा। द्विघात बहुपद वो मैंने लिख रखा है क्या है, जिसकी घात 2 हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ 3x स्क्वायर 4x प्लस 8। तो ये एक द्विघात बहुपद का बेटा एक उदाहरण है। सॉरी। तो इस फॉर्मेट का होता है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c। ये है, ये जो है मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद के बेटा 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक होते हैं बेटा इसके। माना वो क्या है? अल्फा तथा बीटा। ये हमने 2 शून्यक मान लिए। किसके? क्योंकि जितनी घात होती है ना बेटा, उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसकी घात 4 है ना, तो इसके शून्यक 4 होंगे। हम अपने आप को अभी यहाँ सीमित बांध करके रखेंगे, क्योंकि हमें स्पेशली द्विघात बहुपद ही पढ़ना है। ठीक है। तो अल्फा बीटा 2 शून्यक है। अब कुछ रिलेशन आपको बताऊंगा मैं इसके शून्यकों के बीच और इसके गुणांकों के बीच। गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का ये गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है। तो शून्य जो आएगा, शून्य निकालने के लिए आपको मध्य पद का विभाजन द्वारा जो गुणनखंड है वो आना चाहिए, मैं फिर बताऊंगा। और उन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच अगर कोई संबंध है ही, मतलब उसके बीच में संबंध की जांच हम करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो आओ बच्चों देखते हैं कि क्या संबंध है शून्यक में और उसके गुणांकों। मान लो अल्फा तथा बीटा बहुपद
के शून्यक हैं, बहुपद के दो शून्यक हैं। ठीक है बेटा, तो दो शून्यक है, तब शून्यकों का जो योग होगा ना बेटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ना, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी है ना, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो ये हमारा एक संबंध बन गया कि शून्यकों का योग माइनस बी बटे बी, आपने देखा एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आइए अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भाई उसको हम ऐसे लिखेंगे, वो होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बेटा जिसमें कोई एक्स वैक्स ना हो, ये अचर पद है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, ए। तो ये एक संबंध है शून्यकों के योग और उनके गुणांकों के बीच। किसके गुणांक के, जो भी द्विघात बहुपद है उसके चर राशि के जो ये गुणांक है, जैसे x का गुणांक b है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक, अच्छा जी, अब हम आपको एक प्रश्न के द्वारा समझाएंगे कि शून्यकों के गुणनफल, योग और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध है, और उसके संबंध को स्थापित भी करेंगे प्रश्न की सहायता से। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लो, फिर मैं सवाल कराता हूं। तो आइए बेटा एक प्रश्न से समझते हैं कि शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध है, इसकी जांच हम करते हैं। तो सबसे पहले बेटा शून्यक निकालना सीखते हैं, बहुत आसान है। इक्वल में 0 डालिए। 8वीं कक्षा में 9वीं में आपने ये सीखा है कि मध्य पद के विभाजन द्वारा इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखो बेटा 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 8 का गुणा करोगे बेटा 24 हो जाएगा। 3 और 8 का मैंने गुणा कर लिया। अब आपको ऐसे दो अंक लेने हैं, वो भी कौन, जो 24 के गुणज हो, मतलब 24 के गुणनखंड हो, गुणज ना हो सॉरी, 24 के गुणनखंड हो। तो 24 के गुणनखंड तो बेटा कई सारे हैं, 12 दूनी 24 है, 12 और 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 14, 12 में से 2 घटाओगे तो 10। किसी भी हाल में 5 नहीं आया, और हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि जिनको जोड़िए घटा करके 5 आ जाए। किसके गुणनखंड लेने हैं, जो हमारा पहले और आखिरी को गुणा करके आया 24। 24 के और गुणनखंड पे विचार करो, 4 6 24, तो 6 और 4 तो 10 हो जाता है बेटा जोड़ने पे, और 4 में से 6 घटाने पे माइनस तो हो जाता है। तो ये गुणनखंड भी हमारा फेल हो गया बेटा, इसको भी हम नहीं ले सकते। अब 8 3 24, अच्छा जी, और 8 में से 3 घटता है तो बेटा 5 आ जाता है। ये अब हम ले सकते हैं, लेकिन खास बात ये है कि इसमें -5 है, तो भाई इसको माइनस कर दो और इसको कर दो प्लस। आपने पिछली छोटी कक्षाओं में सीखा होगा माइनस प्लस माइनस होता है, और -8 में से 3 जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड यहाँ मिल चुका बेटा। इस टर्म को ऐसे का ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखिए प्लस का 3x और माइनस का 8x। क्या सर हम आगे पीछे इसको लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पर कोशिश ये करनी चाहिए बेटा कि जहाँ कॉमन मिले ना वो टर्म पास में लिख लेना चाहिए, ताकि कॉमन लेने में आसानी होती है। हाँ आप आगे पीछे में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 3x कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेते हैं क्या, इनका सार्वगुणनखंड, जिससे कि इसमें भी और इसमें भी भाग चला जाए, विभाजित हो जाए वो। तो 3 से 3 कट गया और एक x बच गया, 3x से अब 3x में डिवाइड होगा तो ये कट के 1 बच गया। लो जी, अब यहाँ पे -8 कॉमन है, तो -8 कैंसिल हो गया, x माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8। अब x + 1 ले लिया,
एक जैसे जो है एक ब्रैकेट में, जो बच गए उसको अगले ब्रैकेट में। ठीक है। अब x+1 इक्वल भी 0 और 3x - 8 इक्वल भी 0। +1 उधर जाके -1 और ये 8 और ये आ गया 8/3। इतना तो आप सभी कर लेते हैं। बस अब थोड़ा सा काम है, क्या संबंध की जांच करना, कर लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग भाई, दो शून्यकाएं हैं, जोड़ लीजिए। -1 + 8/3। तीसरी चौथी कक्षा से ही आप भिन्न का जोड़ घटा सीखते आ रहे बेटा। तो 1 और 3 का एलसीएम ले लिया जाता है, नीचे हर का एलसीएम लिया जाता है, पता ही होगा। 1 और 3 का एलसीएम ले लिए 3, 1 से 3 में डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 से 3 में भाग हुआ, 1 आया, 1 8 8 में से 3 गया 5। सिंपल भिन्न का जोड़ घटा, ये तो आपको आता ही है। तो ये निकाल लिया हमने बेटा शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग हम निकालेंगे कैसे बेटा? फार्मूले से। फार्मूला क्या था, अभी मैंने लिखा था पीछे, -b/a। ba का मतलब भाई x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। तो ये देखो बेटा, x का गुणांक क्या है? -5। इसमें देखिए आप क्वेश्चन में, एक मिनट बेटा, ये देखिए यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है? -5 है, और ये माइनस तो हमारे फार्मूले का, और x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक 3 है, माइनस माइनस प्लस 5/3। समझा बेटा? अब शून्यकों का गुणनफल, इसकी भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, पहले गुणा कर लो, शून्य जो दो आए हैं, ये रहे दो शून्य, इनका गुणा कर लो, -1 और 8/3 आ गया -8/3। अब कुछ नहीं करना है, अब फार्मूले से भी हमें निकाल देना है। तो अल्फा बीटा c/a, c क्या होता है? अचर पद। अचर पद क्या है बेटा इसमें? -8, और ये क्या है? x² का गुणांक, वो 3 है। सेम आ गया, जांच हो गई। सिंपल सवाल है। एक दो सवाल और कराता हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन वही है, शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करो। जो पहला क्वेश्चन दिया था बेटा, उसमें जो स्टेटमेंट में है वही लिखना है इसमें। मतलब बहुपद ये है, ये शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा, वही क्वेश्चन है, फिर लिख देता हूं, गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है बेटा। ठीक है, अभी जांच करते हैं। सबसे पहले आपको इसका शून्य निकालना है, बराबर 0 लिखिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 4, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -3। अब आपको बेटा 12 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं कि गुणा करने में तो 12 है, जोड़ घटा करके 4 आ जाए। तो अब देखो ना, 4 × 12, 4 में से 3 घटा 1, ये 4 तो नहीं आ रहा, 6 दूनी 12। अब -6 + 2 लिख दूंगा तो -4 आ जाएगा। भाई 6 दूनी 12, माइनस का 12 आ गया, -6 में से 2 गया -4। वही तो हमें चाहिए कि गुणा करने पे तो वही आए जो पहले और आखिरी को गुणा करके आया था। ठीक है ना, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें 8th क्लास की होगी, छोड़ो, अब मैं फिर समझा ही तो रहा हूँ। तो ऐसा फैक्टर लेना है किसका? पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, -12 आ गया। -12 के दो गुणनखंड लेने हैं जिसमें कि गुणा करें तो भाई जाहिर सी बात हो तो 12 आएगा ही, प्लस माइनस करके ये बीच वाला आ जाए। तो वो हमने 6 और 2 पाया, तो माइनस का 6x प्लस का 2x -3। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं भाई, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आपको दिख ही रहा है क्या है? 2x
2 2 जा 4, एक एक्स गया, एक्स बच गया, 2 3 जा 6। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, ये कॉमन तो एक है, एक के पढ़े तो सब आता है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 2 और 3 आ जाए, तो इसलिए सिर्फ क्या लेना पड़ेगा 1। तो 1 से डिवाइड होगा इन दोनों में, तो ये वही बचेगा ना भाई। इन दोनों में कॉमन 2x था, डिवाइड हुआ इसमें 2 2 जा 4, और ये 2x था, एक कट गया, एक बच गया, फिर ऐसे डिवाइड हो रहा है बेटा, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 3 जा 6, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब 2x माइनस 3 जो एक जैसे थे उसको एक ब्रैकेट में, और जो बच गया उसको अगले ब्रैकेट में लिखिए बेटा, ठीक है। अब इसके इक्वल भी 0 और इसके इक्वल भी 0, ये x मेरा n जैसा बन जाता है। ये आ गया 3/2, ये +1 उधर -1, और ये आ गया -1/2। शून्य तो निकल गए भाई। अब संबंध की जांच करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कर दो भाई, 3/2 प्लस -1/2, 3/2 प्लस माइनस माइनस, नीचे सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं, 3 में से 1 गया 2, 2/2, जवाब आ गया 1। अब फार्मूले से -b/a होता है, चाहो तो फॉर्मूला ऐसे लिख लो, माइनस x का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, x² का गुणांक, ठीक है जी। तो x का गुणांक क्या है इसमें, x का गुणांक क्या है, -4, x का गुणांक क्या है, ये माइनस तो फार्मूले का रहा, और वो है -4, और x² का गुणांक क्या है 4, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 से 4 कट के 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणा कर लेते हैं भाई, 2 शून्य का आए थे, 3/2 और -1/2, जवाब आ गया -3/4, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे। अब फार्मूले से वो क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद क्या है इसमें, -3 जो बिना x वाला है, और x² गुणांक 4, देखो दोनों सेम आ गए। ये हमारी जांच पूरी हो गई बेटा, ठीक है। और एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ, देखो बेटा, t² -15, क्वेश्चन यही है सेम, शून्य के निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो t² -15 इक्वल 0, ये 15 उधर गया, अब ये 2 हटेगा तो जानते ही रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस में √15 होगी, प्लस माइनस में क्यों, अरे भाई -15 का भी स्क्वायर करोगे ना तो +15 ही आएगा, अब प्लस √15 का स्क्वायर करोगे तो √15 ही आएगा, अब 15 आ जाएगा, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है बेटा, पता ही आपको। तो इस तरीके से निकालना है। ये बात क्या समझाई मैंने, गौर करो। मान लिया t² -4 इक्वल 0 है, ये 4 जाएगा उधर, तो ये प्लस माइनस में 2 आएगा बेटा, क्यों, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, अब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता बेटा, ठीक है ना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2 जीरो हमारे पास पता क्या बेटा, अल्फा अब यहाँ पे आपके पास √15 है और बीटा -√15 है, ये जो जीरो आते हैं ना उसी को अल्फा बीटा से लिखा जाता है। अब इस इक्वेशन को ना, अरे इक्वेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल को आप थोड़ा ढंग से लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो बेटा क्या, अरे वही ax² + bx + c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मानक रूप होता है। अब शून्यकों का योग वही जांच करनी है, कर दो, शून्यकों का योग भाई √15 प्लस -√15 आ गया 0, भाई 15 में से 15 गया 0। अब ऐसे फार्मूले से निकालोगे तो देखो जी क्या, -x का गुणांक और x² का गुणांक, अब ये सब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, -x का, तो x तो यहाँ है नहीं, t में है, तो यहाँ पॉलिनोमियल t में है ना, तो t लिख दो, क्या दिक्कत आ गई, t का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया 0।
ठीक है बेटा, ऐसे भी जीरो ऐसे भी जीरो। इसी तरह प्रोडक्ट की जांच कर लेना। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा होगा भाई, कांस्टेंट टर्म अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि नहीं। अचर पद क्या है इसमें बेटा, -15 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 -15। और एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, वैसे यहाँ पे ऐसे लिख लेना ना, शून्यकों का गुणनफल, वो तो मैंने किया नहीं ना। मतलब ये बेटा शून्यकों के गुणनफल में दो जीरो आए थे ना, -√15 और √15 मल्टीप्लाई होकर 15 आ गया माइनस का। अब ऐसे फार्मूले लगा के करा तो भी -15 आ गया। समझ गए ना आप, जैसे सारे क्वेश्चन में हो रहा है, शून्यकों का गुणनफल गुणा कर देते हैं, तो हमने गुणा कर दिया, दो जीरो आए थे ना, -√15 मल्टीप्लाई किया, ये आया। और गुणांकों के से संबंध से हमने निकाला तो भी -15 आया, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बुक होंगी आपके पास, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, जो भी आपके पास बुक है उनसे क्वेश्चन लगाओ। कमेंट करोगे तो क्वेश्चन लिख के भी दे दूंगा, होमवर्क कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, ओके।